भयानक काल। कश्मीर पृथ्वी पर स्वर्ग। कवियों और लेखकों के कार्यों में बहुत प्रशंसित और सुशोभित। कई मुगल सम्राटों के लिए प्रेरणा का स्रोत। अचानक कुछ दशकों के आतंक, रक्तपात, हत्याओं और मुठभेड़ों को साक्षी के रूप में देख और भोग चुका था। भारत के इस खूबसूरत राज्य में हर जगह, हर घर और हर व्यक्ति मानो अचानक संदेह के घेरे में आ गया था। वातावरण में अदृश्य भय था और लोगों की आंखों में घबराहट के कई अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे थे। इस खूबसूरत घाटी के निवासी मौत और तबाही के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि उन्हें हत्याओं और मुठभेड़ों की खबर सुनकर अब और आश्चर्य नहीं होता था। हालांकि हाल की दो घटनाओं, जो अभूतपूर्व नहीं थी, ने एक परिवार को हैरान कर दिया था। कश्मीरियों के लिए आश्चर्य, सदमा, विस्मय और अभूतपूर्व जैसे शब्दों ने अपना अर्थ खो दिया था। लोगों का मानना था कि कुछ भी संभव था, चाहे कितना भी अजीब और अभूतपूर्व हो। अगर आसमान फट जाए और समुद्र सूख जाए तो भी घाटी में रहने वाले लोगों को आश्चर्य नहीं होगा। इस तरह की विनाशकारी घटनाओं के बारे में बातचीत बहुत ही सामान्य ढंग से ही होने लगी थी। लोगों की बातचीत में भयानक घटनाओं की चर्चा इस तरह से होती थी जैसे कोई आम सी ही घटना हुई थी। एक, उन्होंने कल रात 3 को मार डाला। 2, कहां? 1, डल झील के पास। बीती रात एक अधिकारी की भी मौत हो गई। 2, कहां जा रहे हो? 1, दुकान। 2, ठीक है, ध्यान रखना, भगवान आपके साथ हो। आतंकवादियों और सशस्त्र बलों के बीच मुठभेड़ वहां जीवन का एक हिस्सा थे। दोनों तरफ से बेगुनाह कश्मीरियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। अगर उन्होंने किसी उग्रवादी या उग्रवादियों को पनाह दी क्योंकि उसने या उन्होंने उसके सिर पर बंदूक रखी थी, तो अगली सुबह सशस्त्र बल उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे। और अगर उन्होंने उग्रवादियों को शरण देने से इनकार कर दिया तो वे या उनके बच्चे मारे जाते थे। निर्दोष कश्मीरी क्रूर उग्रवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में दयनीय जीवन बिताने पर मजबूर हो गए थे। लोगों को उनसे सहमत होने के लिए मजबूर करने का उग्रवादियों का अपना तरीका था। अगर वो किसी घर की दहलीज पर मेहंदी का पैकेट छोड़ते थे तो इसका मतलब होता था कि उस इलाके का एक उग्रवादी उस घर की बेटी से शादी करना चाहता था। कुछ महीने पहले 2 महिलाओं, सीता और मोहिनी के साथ बलात्कार किया गया था और उनके स्तन काट दिए गए थे। वे एक खेत में मृत पाई गई थी। बांदीपुर में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। एक गांव में एक आतंकवादी ने अपने दोस्त को नास्तिक कहा और उसे कई बार चाकू मार दिया था। एक अन्य गांव में उग्रवादियों ने ग्रामीणों को अपने घायल साथियों को रक्तदान करने के लिए मजबूर किया था। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। एक उग्रवादी पूछताछ कक्ष में पानी के लिए रो रहा था कि तभी 2 पुलिसकर्मियों ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया था। इंसानों द्वारा इंसानों पर किए जा रहे अत्याचार नए नए तरीके और साधनों से हो रहे थे। प्रेस और पत्रकारों पर प्रतिबंध के कारण देश के अन्य हिस्सों के लोगों को इन भयानक घटनाओं के बारे में पता नहीं था।
अच्छी बुरी सभी खबरें प्रदेश के अंदर ही सीमित रह जाती थी। बहुत ही भयावह काल था वो। प्रताड़ना। अक्टूबर के महीने में वो एक बहुत ही सुखद शाम थी। सर्दियों के आगमन का आभास होने लगा था और हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी महसूस होने लगी थी। लोग वैसे भी जल्दी घरों में घुस जाते थे, पर अब दिन छोटे होने के कारण शाम को 6 बजते बजते हर तरफ सन्नाटा सा ही छा जाता था। माधव जी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी गई थी। उस शाम को वो अपने घर के सामने टहल रहे थे। अचानक उन्होंने चलना बंद कर दिया। उनके घर के पास ही थाना था। उन्होंने थाने से कुछ आवाजें सुनी। पानी, पानी, कृपया मुझे पानी दे, कोई चिल्ला रहा था। माधव जी तुरंत समझ गए कि किसी को प्रताड़ित किया जा रहा था और पूछताछ की जा रही थी। माधव जी थाने की दीवार की ओर चलने लगे। वो सोच रहे थे कि थाने के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा वो व्यक्ति कौन हो सकता था। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूं। अगर मैंने तुमसे झूठ बोला तो मैं नरक में जाऊंगा, एक आवाज आई। माधव जी उत्सुक हो उठे। वो व्यक्ति कौन हो सकता था? उसने कौन सा अपराध किया था? माधव जी ने सोचा कि क्या उनको अपने बच्चों को सूचित करना चाहिए, लेकिन वो जानते थे कि उनके बच्चे दूसरों के मामले में दखल देने की उनकी आदत को स्वीकार नहीं करेंगे। माधव जी थाने के सामने रुक गए। उन्होंने देखा कि एक युवक को पुलिस द्वारा पीटा जा रहा था। उन्होंने उस युवक को पहचान लिया। वो शौकीन अली का बेटा आदिल अली था। वो हैंडसम युवक पुलिस के सिपाही के सामने गुहार लगा रहा था, जो उसे बेरहमी से पीट रहे थे। आदिल अली ने माधव जी को देखा तो उनके चरणों में सिर रख दिया और रोने लगा। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। मैं आपके घर जा रहा था जब इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। कृपया इनको बताएं कि उस इलाके का हर युवक आतंकवादी नहीं है। पता चला कि आदिल अली उस इलाके में किसी पते की तलाश में भटक रहा था। पुलिस को शक हुआ और उसने पकड़ लिया था। उनका मानना था कि आदिल अली एक आतंकवादी था जो कश्मीर घाटी से वहां आया था। उन्हें संदेह था कि वह अपने बैग में हथियार और ड्रग्स ले जा रहा था। माधव जी ने ध्यान से उन चीजों को देखा जो एक पुलिस वाले ने आदिल अली के बैग से निकाली थी। आदिल अली के बैग में से 2 सूट, कुछ मुड़े तुड़े हुए कागज, एक किताब और 5,000 रुपए नगद मिले थे। अगर माधव जी वहां मौजूद नहीं होते तो वो पैसा आसानी से गायब होकर पुलिस वालों की जेब में पहुंच जाता। आदिल अली को माधव जी अपने घर ले आए। वो माधव जी को अपनी जम्मू यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताने लगा। वो बताने लगा कि वो घाटी से जम्मू क्यों आया था। आदिल के जम्मू दौरे में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि घाटी में दहशत का माहौल था, लेकिन व्यापारियों, श्रमिकों ने जम्मू के दौरे जारी रखे थे। यहां तक कि जम्मू के लोग भी पर्यटकों, व्यापारियों या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए घाटी में जाते थे। आदिल अली ना तो व्यापारी था और ना ही मजदूर। वो कश्मीर घाटी के एक सुदूर गांव में जमीन के एक छोटे से टुकड़े के साथ एक साधारण ग्रामीण किसान था। जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिस पर खेती करके वो कुछ उपज कर लेता था और गुजारा हो जाता था। उसने माधव जी से कहा, साहब, आप जानते हैं कि घाटी में कितना मुश्किल है। किसानों के पास साल में 6 महीने कोई काम नहीं है। आप दयालु हैं और आप जानते हैं कि गरीबी में बच्चों को पालना कितना मुश्किल है।
हमें कुछ काम तो करना है खुद को और अपने परिवार को पालने के लिए। खेत से जो अन्न होता है वो तो अपने खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है। हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? हम भी जानते हैं कि किस गहरी गरीबी में जी रहे हैं हम लोग। आदिल अली और माधव जी। माधव जी आदिल अली से बातचीत से पता चला कि आदिल अली ने एक नया व्यवसाय शुरू किया था। उसने मकानों के क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। वो उन घरों के सौदे करवाता था जिनको कश्मीरी पंडितों ने छोड़ दिया था और जो भारत के अन्य हिस्सों में जाकर बस गए थे। आदिल अली ने कहा, अब हमारे पंडित भाई कश्मीर वापस आने को तैयार नहीं है। वे देश के विभिन्न हिस्सों में हैं। उन्हें वहां रहने के लिए पैसे की जरूरत है। मैं यहां उनके घर और जमीन बेचने में उनकी मदद करता हूं। बस इस तरह उनके घर बिकवाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूं और अपने परिवार का गुजारा करता हूं। आखिर वे कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं। एक ही सरजमी पर पले और बड़े हुए हैं। हम एक ही भाषा बोलते हैं। हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? माधव जी अपने ख्यालों में खो गए। वो अपने और अपने परिवार के बारे में गंभीरता से सोचने लगे। घाटी में उनका भी अपना घर था। उन्होंने आदिल अली द्वारा बोले गए शब्दों का मूल्यांकन करना शुरू किया। अचानक उनकी विचार श्रृंखला टूट गई और उन्होंने कहा, लेकिन आदिल अली, मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता। वो मेरा पुश्तैनी घर है और मैंने पूरा जीवन ही उस घर में बिताया है। मुझे पता है साहब, मैं ही जानता हूं। आदिल अली ने बहुत गंभीरता और गहरे सम्मान के साथ कहा। जाहिर सी बात थी कि आदिल अली पूरी जानकारी लेकर माधव जी से मिलने के लिए जम्मू आया था। माधव जी ने कहा, हमारा घर बहुत ही सुरक्षित जगह पर है और उसको काफी ठीक से संभाल कर रखा गया है। बहुत अच्छे हाथों में रखा गया है और वो लोग हमारे घर की ठीक से देखभाल करते हैं। मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरा घर गांव में है और हमारे गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ साहब, मुझे पता है। सीमा सुरक्षा के बल के जवान आपके घर में रहते हैं, मुझे पता है। ये मंदिर के पास है ना? सैनिकों को देकर आपने सही काम किया है। ये सुरक्षित रहेगा। आदिल अली ने माधव जी का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि वो हर तरह से यही चाहता था कि माधव जी उस गांव वाले घर को बेचने के लिए हाँ कर दे। आदिल अली ने विषय बदल दिया और कहा, साहब जी, आपका दामाद कैसा है? मैंने सुना है कि वो अपना घर बेचना चाहता है। गांव के दर्जी ने मुझे बताया कि आपका दामाद अपना घर बेचना चाहता है, अगर अच्छा ग्राहक मिल जाए तो। आदिल अली ने अपने साथ आए एक युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह युवक उस घर को खरीदने में दिलचस्पी रखता है। ये घाटी से मेरे साथ ही आया है, आपसे और आपके दामाद से मिलने के लिए और सौदा करने के लिए। माधव जी ने अपनी राय नहीं दी और चुप हो गए। उनको शायद समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस स्थिति में क्या कहें। आदिल अली मध्यम कद का एक साधारण सा सीधा साधा दिखने वाला व्यक्ति था, पर उसका शरीर बहुत मजबूत था। उसकी दाढ़ी उसके सफेद और गुलाबी गोल चेहरे पर खूब जच रही थी। उसकी लंबी नाक उसके चेहरे पर काफी उभरी हुई थी। उसने आगे कहा, आपने सही किया साहब जी, आपने गांव छोड़ दिया। वहां कुछ भी नहीं है। मुठभेड़, हत्याएं, अपहरण
और जबरन वसूली ऐसे तत्व हैं जो वहां हर दिन के जीवन का एक हिस्सा ही बन गए हैं। आम लोगों का तो जैसे जीना ही दूभर हो गया जी। कोई नहीं जानता कि कब किस तरफ वालों की गोली आएगी और उनको मौत के घाट उतार देगी। जीना बहुत ही मुश्किल हो गया अब तो, खासकर पंडितों के लिए तो वो जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आदिल अली के साथ आए उस युवक ने कहा, हाँ साहब, अब गांव में चैन नहीं है। हर इंसान के चेहरे पर खौफ पढ़ा जा सकता है। माधव जी ने सिर हिलाया और फिर आदिल अली की आंखों में चालाक चमक को देखना शुरू किया। कुछ देर तक माधव जी, आदिल अली और उसके साथ आया युवक गांव की और इधर उधर की बातें करते रहे। सीमा भी वहीं खड़ी थी। वो सोच रही थी कि बाहर खड़ा एक मर्द वही शौकीन अली का बेटा आदिल अली था जिसने अपना आधा जीवन चौधरी परिवार की सेवा में बिताया था। दादाजी ने शौकीन अली को उसकी सेवा का सम्मान करते हुए उसकी मदद करने के लिए खेती के लिए जमीन का एक टुकड़ा देकर पुरस्कृत किया था। शौकीन अली के पुत्रों को माधव जी के संपर्क से ही विद्यालयों में भेजा गया था। उन्होंने आदिल अली के पिता की कई तरह से मदद की थी और उनको नौकर जैसा तो कभी नहीं माना था। माधव जी भी शौकीन अली और उसके परिवार की किसी न किसी तरह से मदद करते ही आए थे। यह सच था कि माधव जी के दामाद मोहित शर्मा कश्मीर घाटी में अपने गांव में अपना घर बेचना चाहते थे। माधव जी ने आदिल अली की आंखों में देखा और महसूस किया कि आदिल अली वास्तव में ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ बन गया था। आदिल अली अब एक प्रॉपर्टी डीलर था, अब घरों के सौदे करवाने वाला एक दलाल था। माधव जी आदिल अली के द्वारा कहे गए शब्दों पर चिंतन करने लगे। साहब, आपने ठीक किया, आपने वो गांव छोड़ दिया। आदिल अली के साथ आए युवक ने कहा, आपका दामाद अगर घर बेचना चाहता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे खरीद लिया जाए। माधव जी ने महसूस किया कि वो आदमी ये कहने की कोशिश कर रहा था कि उस घर पर उसका और आदिल अली का पहला अधिकार था। तुम्हारे पिताजी शौकीन अली कैसे हैं? क्या वो हमें याद करते हैं? माधव जी ने पूछा। सीमा भी आदिल अली के पिता शौकीन अली के बारे में जानने को उत्सुक थी। वो जानना चाहती थी कि क्या उसके पिता शौकीन अली की भी घर के उस सौदे में दिलचस्पी थी। आदिल अली ने कहा, मेरे पिता का देहांत 5 साल पहले हो गया था। अब यह समझना आसान था कि आदिल अली के पास अब उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई बुजुर्ग नहीं था। वो पुरानी पीढ़ी के बोझ से मुक्त हो गया था। अचानक आदिल अली भावुक हो गया और उसने कहा, अपने अंतिम वर्षों में अब्बा आपके और आपके परिवार के बारे में दिन रात बातें करते रहते थे। मुझे अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम पता है। आपके पिता, आपकी बेटी जो अब एक डॉक्टर है, जिन्होंने अब अपना अस्पताल शुरू कर लिया है, उसका अपना अस्पताल, और आपका बेटा जो अब अमेरिका में है। माधव जी आदिल अली की आवाज और आंखों में ईमानदारी देखे। वो जानते थे कि आदिल अली के मन में कोई द्वेष या बुरी भावना नहीं थी कश्मीरी पंडितों के लिए। आदिल अली ने एक गहरी सांस ली और फिर से बोला, क्या बात करूं साहब, जब अब्बा की मृत्यु हुई तो आपकी तस्वीर उनकी जेब में थी। अब्बा तो आपकी तस्वीर को अपनी छाती पर रखकर सोया करते थे। यादें और आगे। माधव जी पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने याद किया कि वो 10 साल पहले कैसे
आदिल अली के अब्बा शौकीन अली से घाटी छोड़ने के बाद एक बार फिर मिले थे। उन दिनों में माधव जी अमरनाथ की तीर्थ यात्रा पर थे। माधव जी ने देखा था कि शौकीन अली मजदूरी कर रहा था और तीर्थ यात्रियों का सामान ढोकर ले जा रहा था। माधव जी को देखकर शौकीन अली बालकों की भांति रो पड़ा था। शौकीन अली ने पूरी यात्रा के दौरान माधव जी को नहीं छोड़ा था। माधव जी ने देखा था कि आदिल अली भी बहुत विनम्र था, अपने अब्बा की तरह ही। वो दयालु और बहुत ही सम्मान करने वाला इंसान था। अचानक कमरे में सभी लोग चुप हो गए। माधव जी की आंखों में आंसू थे। आदिल अली भी बहुत प्रभावित हो गया था। सीमा आदिल अली और उसके दोस्त के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। करीब 15 मिनट बाद वह चाय और बिस्किट के साथ वापस आई। आदिल अली ने चाय की प्रशंसा की और कहा, इतने दिनों के बाद मैंने इस घर की चाय का आनंद लिया है। सड़क के किनारे के होटलों में चाय कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। माधव जी आदिल अली के चेहरे पर हर भाव बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, जैसे वो उसके बारे में और भी कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। ये स्पष्ट रूप से अपने अतीत के जीवन में खो गए, जो उन्होंने कश्मीर घाटी में अपने गांव में बिताया था। सीमा ने जोर देकर कहा, अब आप यहाँ कुछ देर रुकिए और हमारे साथ घर का खाना खाइए। आप आराम से बैठिए, कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाएगा। आदिल अली ने कहा, नहीं, मैंने चाय और बिस्कुट का आनंद ले लिया है, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा। ये मेरा साथी चाय तो खा सकता है। उसने बगल में बैठे युवक की ओर इशारा किया। उस युवक ने झिझकते हुए कहा, नहीं, आज नहीं, किसी और समय। आदिल अली मुख्य विषय पर वापस आया और बोला, माधव जी, मोहित साहब से अगर आप कह देंगे तो ये युवक घर की अच्छी कीमत दे सकता है। दरअसल इसको गांव का वह घर पसंद है। ये मुश्किल है क्योंकि सरकार ने परित्यक्त घरों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसकी व्यवस्था की जा सकती है। माधव जी ने बहुत सोच समझ कर कहा, यह युवक क्या काम करता है? उस युवक ने बताया कि न्यू रोड पर उस युवक की अपनी दुकान थी। वो खाने वाले तेल का खुदरा विक्रेता था। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये भी थी कि आदिल अली के साथ आया हुआ वो युवक अचानक अमीर हो गया था। अब उसने तेल बेचकर इतने अधिक पैसे कमाए थे या नशीले पदार्थों की तस्करी करके पैसे कमाए थे, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल कश्मीर घाटी में कई नए तथाकथित रोजगार शुरू हो गए थे। सबसे लाभदायक नौकरियों में से एक पत्रकारों और आतंकवादियों के बीच बैठकों की व्यवस्था करना था। लोग आतंकवादियों से पत्रकारों को मिलवाते थे और एक बड़ी रकम लेते थे बदले में। कई कश्मीरी नौजवान उस काम में लगे हुए थे और खूब पैसे कमा रहे थे। पत्रकारों तक अखबारें पहुंचाना भी एक काफी कमाई वाला काम बन गया था और उस काम में भी बहुत से लोग लगे हुए थे और अच्छे पैसे कमा रहे थे। आदिल अली और माधव जी ने कश्मीर घाटी के बारे में और भी बहुत सी बातें की। माधव जी को कई नई जानकारियां मिली। माधव जी को आदिल अली से पता चला कि एक सैनिक को मारने के लिए एक आतंकवादी को 2 लाख रुपए से अधिक मिलते थे। माधव जी की आंखों में देखते हुए आदिल अली ने कहा, इन सब में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही। मैं आतंकवादी नहीं हूं। हालांकि उन्होंने मुझे कई बार लुभाने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को इन सब से दूर रखा। मैं संपत्ति खरीदने और बेचने का अपना व्यवसाय कर रहा हूं। मुझे दोनों तरफ से अच्छा कमीशन मिलता है। ईश्वर की कृपा से अब आमदनी अच्छी है। मुझे कोई भी गलत काम करके पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमारा परिवार अब सुख से गुजारा कर रहा है।
माधव जी ने आदिल अली के साथ बातचीत से निष्कर्ष निकाला कि आदिल अली ने भी हवा में स्वतंत्रता की गंध महसूस की थी। आदिल अली आश्वस्त था कि हिंदू कश्मीर भारत से उनकी यानी कश्मीर की स्वतंत्रता के रास्ते में बाधा थे। मुस्लिम कश्मीरियों को घाटी के लगभग सभी हिंदुओं पर शक था। उन्हें संदेह था कि हिंदू सैनिकों और सेना के लिए काम कर रहे थे। बस इन शंकाओं के कारण और हिंदुओं के साथ सुरक्षा दलों के विनम्र व्यवहार के कारण भी कश्मीर में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच दूरियां बढ़ती ही गई थी। आदिल अली ने आतंकवादियों के द्वारा घाटी के हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा था। बस इसलिए ही उसने निष्कर्ष निकाला था कि हिंदुओं के लिए घाटी छोड़ना अच्छा था, क्योंकि वे वहां सुरक्षित नहीं थे। उनके गांव में हर दिन उग्रवादी, अतीत में या यूं कहें कि कुछ ही समय पहले 1 या 2 हिंदुओं को मार डालते थे। आतंकवादी अक्सर बच्चियों का अपहरण करके उनके साथ दुष्कर्म करते थे। कभी कभी फिरौती के लिए युवा हिंदू लड़कों का भी अपहरण किया जाता था। कुछ देर बहुत ही ध्यान से सोचने के बाद माधव जी ने कहा, मैं अपने दामाद से बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या वो अपना गांव वाला घर बेचना चाहते भी हैं कि नहीं। बेटी और दामाद। माधव जी की बेटी सीमा ने उस चोर की कहानी को याद किया जो लाशों पर से कफन चुराता था। वो कब्र खोदता और कफन चुरा कर ले जाता था। कफन चुराने के बाद वो चोर लाशों को वापस ताबूत के बक्सों में रख देता और उन्हें मिट्टी से ढक देता था। एक दिन सीमा ने सुना कि कफन चोर ने एक शव को वापस कब्र में नहीं रखा था। उसने उस लाश को बिना कफन के खुले में छोड़ दिया था। आतंकवाद आज ही नहीं शुरू हुआ था। इसके लिए इतिहास में वापस जाना जरूरी है। कश्मीर घाटी में शुरू हुए उस आतंकी खेल के पीछे इतिहास की घटनाएं थी। 1947 के बाद, भारत की आजादी और विभाजन के बाद सब कुछ बदलने लगा था। देशवासियों और कश्मीरियों ने सोचा था कि अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीवन और कठिन होने लगा था। कश्मीर और जम्मू में भी नए स्कूल और कॉलेज खोले गए, लेकिन केवल अमीर और सिफारिश वाले लोग ही अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेज सकते थे। गरीबों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना पड़ता था, पर सरकारी स्कूलों में 2-3 कक्षा तक पढ़ने के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में न तो पूरे और अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षक ही थे और न ही पढ़ाई का स्तर अच्छा था। नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया था। घाटी में रिश्वतखोरी जीवन का एक तरीका बन गई थी। गलत तरीकों से घूस, सरकारी पैसों की हेराफेरी, सरकारी ठेकों में दलाली इत्यादि लेकर बड़े अमीर लोग और नेता अमीर होने लगे थे और गरीब और भी गरीब। सरकारी नौकरियों में तरक्कियों को रोक दिया गया था। केंद्र सरकार धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की समस्याओं से दूर होती चली गई और जम्मू और कश्मीर से एक सौतेले जैसा ही व्यवहार होने लगा। जिस तरह के उद्योग देश के अन्य भागों में लगाए जा रहे थे, जिस प्रकार की उन्नति अन्य प्रदेशों में दिखाई देने लगी थी, उससे कश्मीर और जम्मू को वंचित रखा जाने लगा। कुछ समय के लिए पर्यटन फलने फूलने लगा, लेकिन
ये बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त नहीं था। देश के अन्य हिस्सों में तेजी से विकास हुआ, लेकिन इस बदकिस्मत खूबसूरत राज्य की अनदेखी की गई। अब कारण तो बहुत थे, पर राजनीतिक और धार्मिक कारण सबसे ऊपर थे, क्योंकि इस खूबसूरत राज्य में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बहुत अधिक थी। जैसे जैसे वर्ष बीतने लगे और युवा लोग बेरोजगार होने लगे, पड़ोसी देश को एक अच्छा मौका मिल गया हमारे देश के उस हिस्से के नौजवानों का दिमाग बदलने का। सीमा पार से आए उग्रवादियों ने युवकों को आसानी से फुसलाना शुरू कर दिया। 1980 के आते आते घाटी के बेरोजगार या बेकार नौजवानों ने बंदूक की संस्कृति को अपना लिया और इस्लाम और जिहाद के नाम पर लूटपाट और हत्या करना शुरू कर दिया। उनको सीमा पार से हथियार और आर्थिक मदद आसानी से मिलने लगी थी। आतंकवादियों का ऊपर ऊपर गूंजने वाला नारा भारत से आजादी पाना था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि सिर्फ पैसे इकट्ठे करना ही अंतिम उद्देश्य था। नौजवान अब पैसों में खेलने लगे थे, क्योंकि उनको पड़ोसी देश से और लूटपाट से बहुत धन मिलने लगा था। जब मोहित को सीमा ने आदिल अली और उसके साथ आए उस युवक के बारे में और उस युवक की मोहित का घर खरीदने की इच्छा के बारे में बताया, तो मोहित ने कहा, जब घर वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं है तो मैं गांव के उस घर का क्या करूं? मैं जानता हूं कि एक खाली छोड़ा गया घर उग्रवादियों के लिए एक तरह का आश्रय बन गया है। जो भी खरीदता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब कि उसमें कौन रहता है, क्योंकि हम तो वहां वापस जाकर रह नहीं सकते। उसकी पत्नी सीमा घर बेचने के लिए तैयार रही थी, क्योंकि वह हाल ही में घाटी वापस जाना चाहती थी और उसने कहा कि वहां सामान्य स्थिति लौट रही थी। कुछ समय के बाद आशा दिखाई देने लगी। नई चुनी हुई सरकार अपने साथ कुछ उम्मीदें लेकर आई थी। एक व्यवहारिक इंसान होने के नाते मोहित अक्सर असली समस्या के बारे में सोचता। वो बहुत ही गंभीरता से सोचता था कि क्या कभी घाटी गैर मुसलमानों को भी घाटी से बाहर भेजना, इसे इस्लामिक राज्य घोषित करना संभव था। मोहित और उसके जैसे कश्मीरी पंडित नई सरकार के कठोर रवैये की खुले तौर पर नहीं तो मन ही मन प्रशंसा करते थे, क्योंकि अगर सरकार जनमत संग्रह के लिए राजी हो जाती तो क्या देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले मुसलमान अपने ही राज्यों और शहरों में ऐसी चीजों की मांग नहीं करते? भारत के पड़ोसी देश और कई पश्चिमी देश भी भारत को कमजोर करने के मंसूबे बना रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक आधार स्थापित करने के लिए पाकिस्तान, ईरान और चीन काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ अमेरिका की नजर हर चीज पर थी। क्या वह भविष्य में एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा था? अगर कश्मीर में पाकिस्तान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दखल दे रहा था, तो लद्दाख में बौद्धों को चीनी एजेंटों द्वारा भड़काया जा रहा था। क्या भारत अमेरिका के हाथ का मोहरा बनकर रह जाएगा या फिर उनके मंसूबों को असफल करने में सफल होगा? यही यक्ष प्रश्न था। कश्मीर छोड़कर आई महिलाएं भी राजनीति में काफी दिलचस्पी लेने लगी थी। उस मोहित की पत्नी सीमा पड़ोस की एक महिला से बात कर रही थी। उसने कहा, भारत सरकार उन्हें कश्मीर नहीं लेने देगी। पड़ोस की उस महिला ने कहा, मुझे लगता है कि मौजूदा कहर के लिए हमारे राजनेता जिम्मेदार हैं। वे दिखाते हैं कि वे
भारत के साथ है, लेकिन दूसरी ओर वे सीमा पार से उग्रवादियों के साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं। ज्यादातर कश्मीरी नेता सिर्फ अपना आर्थिक और राजनीतिक उल्लू सीधा करने में ही लगे हुए हैं। मोहित अपनी पत्नी सीमा और उस पड़ोस की औरत के बीच हो रही बातचीत को सुन रहा था। वो विरोध नहीं कर सका और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर बोला, सरकार वास्तव में राजनीतिक कारणों से समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। अगर ये समस्या सुलझ गई तो फिर राजनीतिक दलों के पास जनता को मूर्ख बनाने के लिए कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं होगा। लेकिन अभी के हालातों को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को एक बड़ा सहयोग देती है और इस राज्य में उद्योग शुरू करती है तो मुझे यकीन है कि घाटी के युवा अपनी बंदूकें छोड़ देंगे और मुख्य जीवन में वापस आ जाएंगे। अपने पति मोहित की बात को ध्यान से सुनकर सीमा ने कहा, मैंने सुना है कि अब घाटी में लोगों का आना जाना आसान हो गया। उन्हें उग्रवादियों से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा जाता है कि बड़ी संख्या में आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया। दरअसल पाकिस्तान उन उग्रवादियों को नहीं चाहता। पाकिस्तान कश्मीर चाहता है, भारत के हिस्से वाले कश्मीर की जमीन चाहता है। सच्चाई से सामना। घाटी छोड़कर आने वालों में से एक दुलारी भी थी। जब दुलारी को पता चला कि घाटी में जनजीवन सामान्य हो रहा था तो उसने श्रीनगर जाने का फैसला किया। वो और उसके युवा नौकर संतू ने एक टैक्सी ली और जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। दुलारी ने अपना सामान जो जरूरी था वो साथ ले लिया था। दुलारी सिंह के पास हरे रंग की शॉल और हरे रंग का कंधे पर लटकाने वाला बैग था। पिछले कुछ महीनों में हरा रंग घाटी में एक विशेष धर्म का रंग बन गया था। दुलारी के लिए वह यात्रा पहले की गई किसी भी अन्य यात्रा से अलग थी। टैक्सी से यात्रा करते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने घर वापस नहीं जा रही थी, वह किसी विदेशी देश जा रही थी। लंबी यात्रा के बाद जब टैक्सी जवाहर टनल सुरंग पर पहुंची तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उसे रोक लिया। उनमें से एक सुरक्षा कर्मी ने बहुत ही सभ्य ढंग से दुलारी सिंह से कहा, क्षमा करे लेकिन हमें टैक्सी की तलाशी लेनी होगी, यह हमारा कर्तव्य है, कृपया बुरा ना माने। कुछ समय के बाद टैक्सी शहर पहुंच गई तो टैक्सी वाले ने बादशाह चौक पर गाड़ी रोकी और कहा, बहन मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम नहीं जानती कि कब फायरिंग शुरू होगी। मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मैं जोखिम नहीं उठा सकता। अगर मैं मारा जाता हूं, आप यहां से आगे खुद ही चली जाइए, मुझे अब छुट्टी दे दीजिए। टैक्सी ड्राइवर के अनुरोध को सुनकर दुलारी टैक्सी से उतरी और एक पुलिसकर्मी से बात करने के लिए सड़क पार चली गई। टैक्सी चालक को समझाने का प्रयास विफल रहा। दुलारी को वहां सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। सड़क पर जिन चेहरों से वे मिले उन्होंने जानबूझकर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शहर में अज्ञात भय व्याप्त था। उनको ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनजानी जगह पर आ गए थे। उनके घर के सामने पहुंचकर वो दरवाजे के सामने खड़े हो गए। घर की चाबियां वहां से जाने से पहले उन्होंने अपने पड़ोसी राकेश के पास रख छोड़ी थी। चाबियां लेकर उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। घर के अंदर का दृश्य काफी दुखद था। छोड़कर जाने से पहले यह एक घर हुआ करता था जो झूमर और कालीनों से सजाया जाता था। ओक के फर्नीचर से सुसज्जित था, लेकिन अब सब कुछ एक तरफ फेंक दिया गया था, जैसे कि यह एक गोदाम था। घर के अंदर की चीजें एक कोने में एक ढेर में रख दी गई थी। कमरों के अंदर पलंगों पर कंबल और रजाई बिछी हुई थी। उनकी नाक में एक बासी गंध ने प्रवेश किया। बिस्तर पर खून के धब्बे थे। कमरों में पेशाब की गंध असहनीय थी। वो घर नहीं कोई
कबाड़ खाना सा लग रहा था, जहां हर तरफ गंदगी थी। घर के मालिकों के मन में यह संदेह पैदा हो गया कि क्या उनकी अनुपस्थिति में उनके घर में भी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था। कमरे के एक कोने में कोको कोला की कुछ खाली बोतलें और चिप्स और बिस्कुट के कुछ खाली पैकेट फर्श पर बिखरे पड़े थे। कितनी उम्मीदों के साथ वो वहां वापस आई थी, लेकिन दुलारी यह सब देखकर हैरान रह गई। वो हैरान थी कि उनकी अनुपस्थिति में घर में बाहर से ताला लगा होने पर कौन उनके घर के अंदर प्रवेश कर सकता था। कुछ देर के बाद जब उसने घर के अंदर का जायजा लेने के बाद मुख्य भवन के पीछे वाले कमरे का दरवाजा खोला तो वह बहुत ही बुरी तरह से चौंक गई। उस पीछे के कमरे में कुर्सियों पर कुछ भूतिया आकृतियां बैठी थी। उन लोगों को घर के अंदर देखकर दुलारी की टांगे डर से कांपने लगी। उन आदमियों में से एक फ्रेंच स्टाइल में कटी हुई दाढ़ी में एक भूतिया आदमी ने हाथ जोड़कर दुलारी का अभिवादन किया, फिर कहा, हम इस कमरे में रहने आए हैं। हमने ये कमरा किराए पर लिया है। हम जल्द ही घर के मालिक से बात करेंगे। ये सुनकर उन सभी की तरफ कुछ गौर से देखकर दुलारी ने चारों ओर देखा, अपना सामान खोजने की उम्मीद में, लेकिन उसने पाया कि युवक अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे बैठे थे। दुलारी को समझते देर नहीं लगी कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वो कांप गई और अनुमान लगाया कि अपनी पीठ के पीछे अपनी बंदूकें और बम छिपा रहे थे। उस अंधेरे कमरे में वे संख्या में 5 थे। उसने समझने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ी। तभी पड़ोसी राकेश ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। राकेश ने उस कमरे में कुर्सियों पर बैठे उन 5 युवकों से कुछ नहीं कहा। राकेश ने अपनी बाहों का सहारा देकर दुलारी को उठाया और बाहर निकला और उसे धीरे से मुख्य भवन में ले जाकर एक कमरे में एक बिस्तर पर लिटा दिया। दुलारी के पड़ोसी राकेश ने कोई बात नहीं की। ये शायद एक संकेत था कि उन्हें वापस जाना था। दुलारी के घर के उस पिछले कमरे में आतंकवादियों को पड़ोसी राकेश ने पनाह दी थी। इस बीच दुलारी की बेटी रिद्धि ने दादाजी की कुछ पुरानी किताबें इकट्ठी कर ली थी। उनके साथ आए टैक्सी चालक ने दुलारी की भारी संदूक को कार की डिक्की में पहले ही रख दिया था। कुछ देर के बाद जब दुलारी ने आंख खोली तो डर के मारे उछल पड़ी। दुलारी को घर के उस पीछे के कमरे में वो 5 आतंकवादियों के चेहरे याद आए, लेकिन उसके पास अब सोचने का या समझने का समय नहीं था। वो डरी हुई थी कि वे उग्रवादी उस घर में कुछ भी कर सकते थे। दुलारी उठी और अचानक घर के छोटे से मंदिर के कमरे में प्रवेश कर गई और प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करने के बाद उसने जल्दी से भगवान शिव की चांदी की छोटी मूर्ति को उठाया और अपनी जेब में रख ली। उनको अब वापसी की यात्रा अधिक कठिन लग रही थी, क्योंकि सारी आशा खो गई थी। हर मिनट 1 घंटे की तरह लग रहा था। टैक्सी से सवारी करते हुए रास्ते में उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जाते हुए उन पेड़ों, घरों, स्थानों को देखा जो उसे बहुत प्रिय थे। कुछ देर तक चुपचाप यात्रा करने के बाद कांजी कुंड के पास एक जगह दुलारी ने ड्राइवर से टैक्सी रोकने को कहा। गाड़ी रुकने के बाद दुलारी तुरंत टैक्सी से नीचे उतरी और झट से सड़क के किनारे के एक पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर वापस टैक्सी में आ गई। इस पूरे समय के दौरान रिद्धि अपनी मां दुलारी को गंभीरता से देख रही थी, जो लगभग पागल लग रही थी। रिद्धि को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां को क्या हो गया था। रिद्धि कामना करने लगी कि काश समय को वापस लाया जा सके। कुछ देर यात्रा करने के बाद बनियाल सुरंग के पास वे कुछ देर के लिए रुके। उन्होंने दूर दिखाई दे रही कश्मीर घाटी को देखा। सामने दिख रही झील में काफी पानी था। ये उनके लिए इतिहास बनने वाला था। वो सोच रही थी कि उनकी प्यारी कश्मीर घाटी को मुक्त करवाने कौन आएगा। जब वो लोग वापस आ गए तो माधव जी की बेटी सीमा उन्हें वापस देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने देवताओं को कुछ मिठाइयां अर्पित की और फिर कहा, आप लोग सुरक्षित वापस आ गए।
ये सबसे बड़ी बात है। हमें उस घर में उन सामानों की आवश्यकता नहीं है। उन चीजों को घृणा और अलगाव की नरकी आग में जलने दो। माधव जी हैरान थे और उन्होंने कहा, लेकिन आपके पड़ोसी राकेश के पास चाबी थी। उन्हें आपको सूचित करना चाहिए था कि घर के अंदर आतंकवादी थे। कुछ समय से उनकी बातचीत सुन रहा माधव जी का बेटा प्रेम खुद को रोक नहीं पाया। राकेश क्या कह सकता था? जब आतंकवादी आपके सिर पर AK-47 राइफलें लगाते हैं और आश्रय मांगते हैं तो आप अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे ये नहीं देखते कि घर का मालिक हिंदू है या मुसलमान। दुलारी का घर खाली और बंद था, इसलिए उनके लिए छिपने का स्वर्ग था। ये निश्चित है कि राकेश उन उग्रवादियों को जानता था और उसको यकीन था कि वो उग्रवादी कुछ भी नहीं कर सकते थे। राकेश नहीं चाहता था कि वो लोग दुलारी को नुकसान पहुंचाए। आतंकवादियों ने साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए बिना कोई घाटी में नहीं रह सकता है। प्रेम की बातें सुनकर सीमा क्रोधित हो गई और उसने उग्रवादियों को शाप दी और उन्हें गाली दी। कमीने, वे नरक में जलेंगे। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने तुम्हें गोली नहीं मारी। कोई भी उनके दिमाग को नहीं पढ़ सकता है। राकेश ने अपना दिमाग खो दिया ऐसा लगता है। वो कम से कम आपको सूचित कर सकता था कि आपके घर में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में। उस घटना के कुछ दिनों बाद मोहित का घर बेहद कम दाम में बिक गया। सबकी मौजूदगी में माधव जी के घर में कागजों पर हस्ताक्षर किए गए थे। घर बेचने के बाद, पैसे मिलने के बाद मोहित ने माधव जी से कहा, ऑस्ट्रेलिया में वे विस्थापित कश्मीरियों को कुछ रियायतें दे रहे हैं। वैसे भी मैं जल्दी ही रिटायर होने जा रहा हूं। मुझे वास्तव में अपना देश अब पसंद नहीं है। मोहित और सीमा की तरफ देखकर ही माधव जी ने अपने दामाद का दर्द समझा और सहमति में सिर हिलाया। उस घर बेचने खरीदने की डील की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आदिल अली ने कहा, अब कागजों पर दस्तखत हो गए हैं और मोहित साहब ने अपना घर बेच दिया। मैं दुलारी बहन के हाथों से इन कागजों को स्वीकार करूंगा। माधव जी का बेटा प्रेम बहुत बारीकी से सब कुछ देख रहा था। उसने आदिल अली से कहा, भाई आदिल अली, अगर हम घाटी में आने का फैसला करते हैं तो क्या आप हमें अपने घर में रहने देंगे? प्रेम की तरफ बहुत ही स्नेह से देखकर आदिल अली एक बच्चे की तरह रोने लगा और कहा, भाई मेरा घर तुम्हारा घर है। हम आपको अपनी पलकों पर बैठा कर रखेंगे। हम भाई हैं ना, हमारे बीच कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आतंकवाद की यह आग हो सकती है, लेकिन इससे हमारे संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदिल अली ने उस प्यार भरे आश्वासन को सुनकर माधव जी ने एक फीकी और थकी मुस्कान दी। उनको आभास हो गया था कि आदिल अली में अभी भी कश्मीरी प्रेम की कुछ निशानी बाकी थी। अगले कदम, हाथ में घर के कागजों को थामे दुलारी बहुत दुखी थी। टूटे दिल से उसने घर के कागजात आदिल अली को सौंप दिए। वो जानती थी कि उसके पास वापस जाने के लिए अब कोई घर नहीं था। धन्यवाद बहन, भगवान आपका भला करे। अब मैं और क्या कह सकता हूँ। कृपया मेरे और मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आदिल अली ने कागजात स्वीकार करते हुए कहा। आदिल अली और अपने घर के कागजातों को देखकर दुलारी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकी। वो फुट फुट कर रोने लगी और बोली, आप मुझे आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। क्या आपने कभी अपने भगवान से प्रार्थना की है कि हमें घाटी में हमारे घर वापस भेज दें? आप विस्थापित कश्मीरी पंडितों के घर खरीद और बेच रहे हैं। आप अपने बारे में चिंतित हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं। हमारे घर खरीदकर आपने घाटी में वापस जाने की हमारी आखिरी उम्मीद को नष्ट कर दिया। वो दुलारी के दर्द को समझ तो रहा था, लेकिन आदिल अली ने कोई जवाब नहीं दिया।
सिर झुकाए सुन रहा था। वो एक अपराधी की तरह लग रहा था। उस स्थिति को समझते हुए प्रेम ने आगे आकर आदि लली से कहा, धन्यवाद आदि लली, कम से कम आप घर के लिए एक ग्राहक तो लाए। पड़ोसियों के लिए इतना कौन करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। माधव पर जैसे किसी बात का कोई प्रभाव नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था या हुआ था, वो सब कुछ बिना कुछ बोले ही स्वीकार रहे थे। जीवन फिर से चलने लगा और समय बीता, लेकिन कुछ नहीं बदला। माधव जी ने उम्र के लक्षण दिखाना शुरू कर दिए थे, लेकिन वे अच्छे कर्म करते रहे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। उन्होंने जम्मू के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। कुछ समझाने के उद्देश्य थे। एक दिन माधव जी ने अपने परिवार से कहा, यह वैश्वीकरण का युग है, पूरी दुनिया हमारा घर है। ये कंप्यूटरों का युग है, हम जाए जहां चाहे वहां बस सकते हैं। सोचो कि ये पूरी दुनिया आपका घर है। माधव जी की पत्नी ने उनको गंभीरता से देखा और सोचा कि माधव जी अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे। एक दिन प्रेम अपने पिता माधव जी के साथ बैठा बातें कर रहा था। कुछ देर बातें करने के बाद जब प्रेम ने माधव जी को आदि लली के असली इरादों के बारे में बताया, तो माधव जी ने कार्ल मार्क्स के कुछ शब्द बोले और कहा, आमतौर पर लोग बुरे नहीं होते, परिस्थितियां उन्हें बुरा बनाती हैं। पिता के उन ज्ञानवर्धक शब्दों को सुनकर कुछ देर तक प्रेम ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक माधव जी ने कहा, शौकीन अली और उनके बेटे आदि लली के बीच बहुत अंतर है। कुछ दिन पहले जब हम घाटी से दूर आ गए थे, तो शौकीन अली हमें पत्र लिखता था और हमें सूचित करता था कि हमारे बिना उसको हमारे गांव में कि बड़े से घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। वो लिखता था कि जब हम अपनी छुट्टियों से वापस गांव के घर वापस जाएंगे तो वो कितना खुश होगा। दूसरी ओर उसका बेटा है जिसने घर बेचने में मदद की। वो कहता है कि हमने कश्मीर घाटी छोड़कर सही किया। सीमा ने बीच में कहा, लोग आमतौर पर बुरे हैं, वे पहले जैसे नहीं हैं। सीमा की बात सुनने के बाद माधव जी ने कहा, शौकीन अली हमारा नौकर था। उसने 30 साल से अधिक समय तक हमारी सेवा की थी। अब उसके बेटों के पास अपनी जमीन और नौकरी है, वे हमारे आभारी क्यों हों? इस दुनिया में पैसा एक बड़ी भूमिका निभाता है। हमने शौकीन अली के लिए सब कुछ किया, लेकिन उनके बच्चों ने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। ये आज के समय की सच्चाई है। माधव जी की पत्नी ने आदि लली को दोष नहीं दिया। और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे, इसलिए माधव जी यही नहीं रुके। सुनो, मनुष्य अपना इतिहास उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार बनाता है जो उसे दी जाती है। वहां उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है। वो अपनी परिस्थितियों से निर्देशित होने के लिए मजबूर होता है। माधव जी के शब्दों से यह पता चला कि शौकीन अली हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वो अक्सर हिंदू धार्मिक गीत गाते थे। जब आदि लली जवान हुआ था तो समय बदल चुका था। राजनेता अपना गंदा खेल खेल रहे थे, आतंकवादी लोगों को मार रहे थे और सुरक्षा बल मुठभेड़ों के नाम पर युवा कश्मीरी लोगों को मार रहे थे। वो स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी प्रचार से प्रभावित था। ये उसकी गलती नहीं थी। उन्हें जो परिस्थितियां मिली वे जहरीली थी और फलस्वरूप वो लाखों अन्य कश्मीरी युवकों की तरह यह सोचने लगा था कि हिंदू उनके दुश्मन थे। माधव जी का बेटा प्रेम अब और भी उत्सुक लग रहा था और उसने माधव जी से कहा, क्या आपके कहने का मतलब है कि घाटी का नया इतिहास हमारे शासक राजनेताओं द्वारा बनाई गई अनिश्चित परिस्थितियों में लिखा जाएगा, जो लालची और असफल रहे? दूसरी ओर वहां विदेशी आतंकवादी, तालिबान और अन्य उग्रवादी संगठन जिन्होंने इस्लाम के नाम पर इस आंदोलन को शुरू किया है। फिर पाकिस्तान है जो कश्मीर की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हाँ प्रेम, तुम सही कह रहे हो। कश्मीर एक युद्ध का मैदान बन गया
और विभिन्न हित अपना खेल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माधव जी ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। अपने पिता माधव जी की बातों को प्रेम पूरे ध्यान से सुन रहा था। प्रेम ने पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक धैर्य विकसित किया था। वो घंटों माधव जी के साथ बैठकर उनकी बातें सुन सकता था। पहले डिक्सन योजना थी और अब घाटी में आजादी की आवाज है। हर स्थिति में एक कश्मीरी पंडित को भुगतना पड़ता है। वे स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह हमारी मदद करने वाला नहीं है। घाटी का बहुत तेजी से इस्लामीकरण किया जा रहा है। हिंदू घाटी छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं और अब सरकार कश्मीर को बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग देने की बात कर रही है। वे अपनी सीटों को बरकरार रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में माधव जी स्पष्ट रूप से बहुत आहत हुए थे। उस रात परिवार के सभी सदस्य बेडरूम में बैठ गए और घंटों स्वायत्तता और कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के बारे में बात की। माधव जी मुख्य वक्ता थे और अन्य बहुत धैर्यवान श्रोता थे। दुलारी की बेटी रिद्धि ने कहा था, मुझे समझ नहीं आता कि कश्मीर के मुख्यमंत्री बार बार स्वायत्तता की मांग क्यों कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ही अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा है। कश्मीरियों को और क्या चाहिए। प्रेम ने कहा, यह एक राजनीतिक नौटंकी है। स्वायत्तता की मांग कौन करता है। क्या किसान, श्रमिक और व्यवसायी स्वायत्तता की मांग करते हैं। केवल विपक्षी राजनेता स्वायत्तता की मांग करते हैं। कुछ देर तक सब अपनी अपनी बात रखते रहे और दूसरों की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तब माधव जी, जो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, ने कहा, कश्मीर राज्य घाटी तक सीमित नहीं है। जम्मू और लद्दाख भी राज्य के हिस्से हैं। वे भारत के हिस्से हैं। यहाँ तक कि अधिकांश मुसलमान और गुर्जर भी मांग नहीं करते स्वायत्तता। प्रेम सही है, ये एक राजनीतिक नौटंकी है। पहले कमरे में बैठे लोगों के चेहरों को एक एक करके देखकर माधव जी ने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, मध्य रात्रि हो गई है निधि, जाओ और सो जाओ। तुम्हें कल कॉलेज जाना है। हम कश्मीरी हैं और इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। प्रेम ने कहा, लेकिन उग्रवादी कहते हैं कि राज्य में सिर्फ मुसलमान ही असली कश्मीरी हैं। माधव जी क्रोधित हो गए और कहा, बकवास। हमारे सैकड़ों साल का इतिहास है। अतीत में हिंदू शासकों ने कश्मीर पर शासन किया था। संत, सूफी और बौद्ध सैकड़ों वर्षों से कश्मीर में सद्भावना से रहते चले आए हैं। हम कश्मीरी हैं। वास्तव में हम असली कश्मीरी हैं। प्रेम ने कहा, सम्राट अशोक ने अपने 5000 भिक्षुओं के साथ कश्मीर का दौरा किया था। बौद्धों की कोई जाति व्यवस्था नहीं है और यहाँ तक कि कश्मीरी पंडितों के पास भी नहीं है। ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ हो सकता है। प्रेम की बातों को सुनकर सीमा ने भी महान हिंदू और मुस्लिम संतों के बारे में कुछ शब्द कहे। रिद्धि ने अचानक विषय बदल दिया और कहा, मेरे कॉलेज में मेरी एक दोस्त है। वो कहती है कि कश्मीरी पंडित आधा मुसलमान है और कश्मीरी मुसलमान आधा हिंदू है। अंततः आधी रात के बाद चर्चा समाप्त हुई और वे सब सोने चले गए। कुछ निश्चित नहीं। अगली सुबह सूरज उदय होने से पहले मुर्गे की सुबह की पुकार माधव जी के कानों तक पहुंची। हालांकि वो 80 साल के हो चुके थे, फिर भी वो हर सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे। वो सूर्योदय से पहले अपनी सुबह की सैर के लिए जाते थे और वापस आते समय सड़क किनारे के विक्रेताओं से ताजी सब्जियां खरीदा करते थे। उस सुबह मुर्गे की बांग सुनने के बाद जब वो अपना बिस्तर छोड़ने ही वाले थे कि फोन की घंटी बजी। फोन दूसरे कमरे में था। इससे पहले कि वहां आकर कॉल रिसीव करते, प्रेम उस कमरे में था। सुबह सुबह वो फोन श्रीनगर से आया था। फोन पर नीलम उनसे श्रीनगर से बात कर रही थी। माधव जी ने देखा कि फोन पर बातचीत के दौरान प्रेम का चेहरा पीला पड़ गया था। प्रेम की आवाज घबराहट से भरी हुई थी। प्रेम की आवाज घबराहट से भरी हुई थी। हे भगवान, ये कैसे हुआ? क्या वे चले गए? ये इतना जरूरी क्यों था? हे भगवान, चिंता मत करो, मैं तुरंत आ रहा हूं। मैं शाम को वहां पहुंच जाऊंगा।
जब वो फोन पर बातें कर रहा था, प्रेम के पीछे माधव जी खड़े थे। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाते, प्रेम ने कहा, एक बड़ी समस्या है। कात्या और उसके डॉक्टर पति का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। इतना सुनते ही सीमा रोने लगी। दुलारी की आंखों में भी आंसू थे। माधव जी अपने ख्यालों में खो गए। वो यहीं नहीं रुके और अपने कमरे की ओर ताकने लगे। उन्होंने अपनी चप्पल उतार दी और बिस्तर पर गिर पड़े। प्रेम, दुलारी और सीमा किचन में घुसे और बातें करने लगे। महिलाओं ने प्रेम की यात्रा के लिए खाना बनाना शुरू किया। प्रेम ने कहा, मैं नहा लूंगा फिर निकलूंगा। मैं सुबह 6 बजे श्रीनगर के लिए पहली बस ले लूंगा। स्नान करने के बाद जब प्रेम बाथरूम से बाहर आया तो उसने अपने पिता माधव जी से बात करने का फैसला किया। वो माधव जी के कमरे में दाखिल हुआ। उसने माधव जी को अपने बिस्तर पर सोते हुए पाया। प्रेम ने माधव जी के कंधे पर हाथ रखा और उनको हिलाया। माधव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। कुछ मिनट पहले ही वो प्रेम के ठीक पीछे खड़े होकर प्रेम को नीलम से फोन पर बात करते हुए सुन रहे थे। प्रेम ने उनको नींद से जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। घर के सभी लोग अचानक पागल हो गए, इधर उधर भागने लगे। सीमा घर से बाहर भागी और पड़ोस के एक डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने उसकी नब्ज की जांच की और माधव जी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने कहा, एक बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा है इनको। प्रेम ने उत्सुकता से कहा, लेकिन कुछ मिनट पहले ये बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर ने कहा, उनको एक बड़ा झटका लगा है, शायद एक बुरी खबर है। प्रेम असहाय अवस्था में था। वो दुविधा में था। एक और उसे अपनी बहन कात्या और उसके पति की तलाश में जाना था, जिनका अपहरण कर लिया गया था। दूसरी ओर उसके पिता का शव बिस्तर पर पड़ा था और उसको अंतिम विधि विधान और दाह संस्कार की व्यवस्था करनी थी। दाह संस्कार के बाद वह श्रीनगर के पास अपने गांव के लिए बस में बैठा था। बगल में बैठे एक यात्री ने कहा, कहाँ जा रहे हो? प्रेम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जहां आतंकवादियों की हिम्मत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।